जय हिंद दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी जीडी के बारे में, जिसमें हम लोग जानेंगे कि एसएससी जीडी क्या होता है, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसमें होने वाले एग्ज़ाम, सिलेबस, क्वालिफ़िकेशन, फिज़िकल, मेडिकल, ड्यूटी और मिलने वाले सैलरी के बारे में पूरी जानकारी आपको देने का कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एसएससी जीडी कांस्टेबल एसएससी द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित परीक्षाओं में से एक है, जो प्रत्येक वर्ष भारत सरकार के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल इत्यादि जैसे विभागों एवं संगठनों में कांस्टेबल के खाली पदों को भरने के लिए आयोजित करती है। दोस्तों, हम लोग आज इसी कड़ी में विभिन्न टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहले आते हैं शैक्षणिक योग्यता, जो एक एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए ज़रूरी है। इच्छुक अभ्यर्थियों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं या समकक्ष पास होना चाहिए। और अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट कितनी है, तो चलिए देखते हैं। इस पद के लिए कम से कम 18 से 23 वर्ष अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकते हैं। आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में छोड़ दिया जाता है। ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल, भूतपूर्व सैनिक को 3 साल, ओबीसी वर्ग के भूतपूर्व सैनिक को 6 साल, एसटी श्रेणी के भूतपूर्व सैनिक को 8 साल की छूट मिलती है। यही जम्मू कश्मीर में 1 जनवरी 1980 से 31 दिसंबर 1989 तक निवास करने वाले सामान्य श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को 5 साल, ओबीसी श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को 8 साल, एससी एसटी श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को 10 साल की छूट दी जाती है। इसमें और एक प्रावधान है, जो है 1984 दंगे या 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए ओबीसी वर्ग के पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों के लिए 8 साल और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के पीड़ितों के बच्चों और आश्रितों के लिए 10 साल की छूट दी जाती है। तो दोस्तों, यह था एज लिमिट के बारे में। अब बात करते हैं कि एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए शारीरिक योग्यता क्या क्या होना चाहिए। एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पास होने के लिए सबसे पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में क्वालिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसका संचालन जो कि सीएफईएफ द्वारा किया जाता है। सबसे पहला आपका एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। एसएससी जो है उन अभ्यर्थियों के लिए कुछ शारीरिक मानक निर्धारित किया है जो एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं वो मानक क्या क्या है। सबसे पहले है फिजिकल एफिशिएंसी एग्ज़ाम, जो कि फीमेल कांस्टेबल के लिए है। तो फीमेल कांस्टेबल को 1.6 किलोमीटर की दौड़ अधिकतम 8.5 मिनट में पूरी करनी पड़ती है। वहीं लद्दाख रीजन में आपको 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में कंप्लीट करना पड़ता है। ये था फीमेल कांस्टेबल के लिए। और फीमेल कांस्टेबल के लिए ही फिजिकल स्टैंडर्ड, जिसमें हाइट जो होता है वो है जनरल, ओबीसी तथा एससी महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई न्यूनतम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं एसटी महिला उम्मीदवारों की न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। यह था दोस्तों फीमेल कांस्टेबल के लिए। अब चलते हैं हम लोग मेल कांस्टेबल के लिए, जिसमें फिजिकल एफिशिएंसी, हाइट, चेस्ट आदि के बारे में देखते हैं। तो चलिए, मेल कांस्टेबल के लिए है फिजिकल एफिशिएंसी, मेल कांस्टेबल के है वो है उम्मीदवारों को दौड़ में भाग लेना पड़ता है, जिसमें पुरुष अभ्यर्थियों को 5 किलोमीटर की दौड़
जो कि 24 मिनट में पूरा करना पड़ता है। वहीं लद्दाख रीजन में 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना पड़ता है। अब मेल कांस्टेबल के लिए हाइट जो है वो होना चाहिए सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों की न्यूनतम ऊंचाई 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति की न्यूनतम ऊंचाई 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये तो था दोस्तों हाइट। अब बात करते हैं चेस्ट के बारे में। तो सामान्य या फिर अन्य पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप बिना फुलाए मिनिमम 76 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये तो था दोस्तों फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। अब बात करते हैं दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल में मेडिकल क्वालिफिकेशन क्या होता है। तो चयनित अभ्यर्थियों को उनके शारीरिक और चिकित्सीय फिटनेस का आकलन करने के लिए सीएपीएफ द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा चिकित्सीय जांच की जाती है, जिसमें आपका शरीर के विभिन्न पार्ट्सों को देखा जाता है। जिसमें सबसे पहले आपका आँख 6/6 की हो, रंगों को पहचानना आना चाहिए, इसमें कलर ब्लाइंडनेस ना हो, प्लास्टिक सर्जरी की अनुमति नहीं है। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सुनने में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर उम्मीदवार को नोकनी, फ्लैट फुट, वेरिकस वेन और स्क्विंट इन आइज जैसे समस्या है तो आपको मेडिकल में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये था दोस्तों मोटा मोटी जो मेडिकल में होता है, आप लोगों का चेक किया जाता है। इसमें दोस्तों और कुछ भी शामिल है, जैसे कि हमारा एल्बो भी चेक किया जाता है, हमारा पेनिस, टेस्टिस, पाइल्स, दांत, ये सभी डॉक्टर्स द्वारा चेक किया जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में भर्ती प्रक्रिया क्या होता है। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की सिलेक्शन प्रक्रिया 4 चरणों में होती है। इन सभी प्रक्रिया का स्टेप बाय स्टेप विवरण, जो कि सबसे पहले है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जिसको सीबीई कहते हैं। उन सभी उम्मीदवार जिनके ऑनलाइन आवेदन सही पाए जाएंगे उन्हें कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीई में उपस्थित होने के लिए बुलाया जाएगा। इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है जिसमें 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है पीटी। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है पीएसटी। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में यह उन लोगों के लिए आयोजित की जाती है जो ऑनलाइन परीक्षा को सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लेते हैं। तो दोस्तों जो एग्ज़ाम पास कर लेते हैं उनके लिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आयोजित की जाती है। उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आयोजित किया जाता है, जिसमें शारीरिक मानक परीक्षण सीएपीएफ द्वारा अंतिम रूप से संचालित विभिन्न केंद्रों में आयोजित किया जाता है। अगर आप फिजिकल टेस्ट में फेल हो गए और अपने सिटी कांस्टेबल कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम को क्लियर लिया है, उसके बावजूद भी आप अगला एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों कि सबसे पहले आपको एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा, फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। उसके बाद आपको और एक चरण है जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो जिसमें आपका चिकित्सा मानकों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि चिकित्सीय रूप से फिट उम्मीदवारों को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस में स्वीकार किया जाएगा। उम्मीदवारों से आवश्यक प्रमाण पत्र
दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन CAPF द्वारा डिटेल्स मेडिकल एग्जामिनेशन के समय किया जाता है। तो दोस्तों ये था आपका 4 प्रोसेस, जिसमें सबसे पहला आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर अंतिम में मेडिकल एग्जामिनेशन जिसमें आपका डॉक्यूमेंट भी वेरिफिकेशन किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों SSC GD कांस्टेबल में एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम लोग शॉर्ट में देखते हैं। एग्ज़ाम में आपका सबसे पहले जो सिलेबस है वो है आपका, इसमें प्रश्न पत्र को 4 भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें कुल मिलाकर आपसे 100 प्रश्न पूछा जाता है। जो इन चारों विषयों में से परीक्षा होता है उसमें है सामान्य ज्ञान और रीजनिंग, सामान्य बुद्धि और तर्क, जनरल अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स इत्यादि। अब दोस्तों बात करते हैं SSC GD कांस्टेबल की सैलरी क्या होता है। तो SSC GD कांस्टेबल की महीने की सैलरी बहुत सी बातों पर निर्भर करती है, जैसे कि पोस्टिंग का स्थान किस सिटी में हो रही है। वैसे तो SSC GD का बेसिक वेतन 21,700 से 69,100 तक भिन्न भिन्न होता है, जो कि सैलरी के अलावा सरकार की तरफ से आपको कई अन्य सुविधाएं भी प्राप्त होंगी और अलाउंस भी दिए जाएंगे, जैसे डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, फूड अलाउंस, मेडिकल फैसिलिटीज़, ग्रेजुएटी पेंशन स्कीम, एनुअल, ये पेड लीव्स इत्यादि, जो आपको फोर्स में आने के बाद आपको कुछ समझ आ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि SSC GD कांस्टेबल पोस्ट डिटेल्स क्या है। तो दोस्तों SSC GD कांस्टेबल परीक्षा के तहत कौन कौन से विभाग आते हैं। SSC GD कांस्टेबल एग्ज़ाम के सभी 4 चरणों को उत्तीर्ण करने के बाद उम्मीदवारों द्वारा भरे गए विकल्प के आधार पर SSC GD कांस्टेबल के पद इन निम्नलिखित संगठनों विभागों में आवंटित किया जाता है, जिसमें है सबसे पहले है BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, SSF स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस, ITBP इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, और है राइफलमैन इन असम राइफल। ये था दोस्तों पोस्ट डिटेल्स के बारे में। अब दोस्तों बात करते हैं ड्यूटीज़ के बारे में। तो चलिए दोस्तों एक एक करके हम लोग देखते हैं कि कौन से फोर्स का क्या ड्यूटीज़ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF का। तो यह एक अर्धसैनिक बल है जिसका मुख्य कार्य सरकारी कारखानों एवं अन्य सरकारी उपक्रमों को सुरक्षा प्रदान करना है। ये बल देश के विभिन्न महत्वपूर्ण संस्थानों की भी सुरक्षा करता है। इस बल का गठन 1969 में हुआ था। ये बल मुख्य रूप से सार्वजनिक एवं कुछ निजी उपक्रमों की सुरक्षा के अलावा देश के आंतरिक सुरक्षा, विशिष्ट लोगों की सुरक्षा, मेट्रो, परमाणु संस्थान, ऐतिहासिक धरोहर आदि की भी सुरक्षा करता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों CRPF केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। CRPF की प्राथमिक भूमिका पुलिस कार्रवाई में राज्य संघ शासित प्रदेशों की सहायता, कानून व्यवस्था और आतंकवाद विरोध में निहित है। ये था दोस्तों CRPF का ड्यूटीज़। अब तीसरे नंबर पे है सीमा सुरक्षा बल BSF, जो कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा पर भारत का सीमा सुरक्षा संगठन है। अब दोस्तों चौथे नंबर पर बात करते हैं भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा की चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र में रक्षा हेतु की गई थी। ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक 2115 किलोमीटर की लंबाई पर फैली सीमा की रक्षा करता है। अब दोस्तों बात करते हैं SSB सशस्त्र सीमा बल। दोस्तों बल का प्राथमिक कार्य भारत के विदेशी खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RO के लिए सशस्त्र
सहायता प्रदान करना था, जिसका उद्देश्य सीमा की आबादी में राष्ट्रीयता की भावनाओं को उत्पन्न करना और प्रतिरोध के लिए अपनी क्षमताओं को विकसित करने में उनकी सहायता करना था। फिलहाल यह भारत नेपाल बॉर्डर में भी तैनात है। अब दोस्तों आगे बात करते हैं असम राइफल की। जिसका कार्य उस समय जनजातीय लोगों से ब्रिटिश बस्तियों और चाय बागानों की सुरक्षा करना था। यह देश का सबसे पुराना बल है, जिसका नाम बदल दिया गया था और असम राइफल रख दिया गया था। इसका जो ड्यूटीज़ है वो है पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत में आवास सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा में लाना भी असम राइफल्स की भूमिका इनमें से एक है। अब दोस्तों अंत में बात करते हैं NIA, जो कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों भारत में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है। एजेंसी राज्यों से विशेष अनुमति के बिना राज्यों में आतंक संबंधी अपराधों से निपटने के लिए सशक्त है। ये था दोस्तों SSC GD कांस्टेबल, जिसमें हम लोगों ने विभिन्न फोर्सेस के बारे में डिटेल से चर्चा किया। मिलने वाले सैलरीज, ड्यूटीज़, क्वालिफिकेशन, मेडिकल, फिजिकल, इन सभी पॉइंट्स में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये समझ आ गया होगा कि SSC GD कांस्टेबल क्या होता है, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।